नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। चुनाव का शंखनाद हो चुका है। खास करके रायगढ़ ज़िले में, जसपुर ज़िले में चारों तरफ चुनाव का माहौल है। चुनावी घोषणाएं भी शुरू हो चुकी हैं। घोषणा पत्र आज भाजपा ने जारी किया है। लेकिन आज हम अगर बात करें रायगढ़ के बारे में, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो उसका विश्लेषण करने के लिए आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे जी। वो उनके पास पूरा सभी चुनावों का 4-5 चुनावों का डेटा होता है और वो बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस करते हैं। पहले भी आपने सुना है उनको। तो रायगढ़ का सिनेरियो ये है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस के अलावा भाजपा और कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों ने भी चुनाव मैदान में अपने रथ को खड़ा कर दिया है। भाजपा के बागी गोपिका गुप्ता हैं, जिन्हें सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह मिला है, और कांग्रेस के बागी शंकर लाल अग्रवाल हैं, जिनको ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह में मिला हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा को उनके बागी से, कांग्रेस को उनके बागी से कितना नुकसान हो रहा है, किस तरह का समीकरण बन रहा है, उसकी चर्चा हम आज अनिल पांडे जी के साथ बैठकर करेंगे। ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का एक बागी प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसका नतीजा ये निकला कि भाजपा यहाँ से बुरी तरह से पराजित हुई थी। इस बार भी ऐसा हुआ, लेकिन इस बार का प्लस पॉइंट ये है कि कांग्रेस का भी बागी प्रत्याशी यहाँ से खड़ा हुआ है। वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुँचा पाएंगे, भाजपा को कितना फ़ायदा होगा, भाजपा को कितना नुकसान होगा, इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। भैया, आपका स्वागत है। धन्यवाद। में ये जो सिनेरियो बन रहा है, ये किस तरह का सिनेरियो है? समीकरण गड़बड़ा रहा है, एक तरफा जा रहा है, या क्या हो रहा है? 2023 का चुनाव रायगढ़ विधानसभा के लिए एक अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने ओपी चौधरी जैसे शक्तिशाली उम्मीदवार उतारा है यहाँ पे, वहीं कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए प्रकाश नायक को ही रिपीट किया है। टिकट वितरण के बाद जो असंतोष उभरा, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी से गोपिका गुप्ता ने बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया। काफ़ी चर्चाएं थी कि वो अपना नाम वापस लेंगी, परंतु उन सबको उसने झुठलाते हुए चुनावी मैदान में आज वो डटी हैं। गोपिका गुप्ता की बात करें तो वो 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, जो जाहिर है कि उनके पास अपना एक जनाधार है, क्योंकि जी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो जिला पंचायत या स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पे होते हैं। इसीलिए ये कहने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है कि गोपिका गुप्ता के साथ एक बहुत बड़ा जनाधार जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कांग्रेस के राइवल कैंडिडेट शंकर लाल अग्रवाल की। तो शंकर लाल अग्रवाल पिछले 3-4 महीनों से रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पसीना बहा रहे थे। कीर्तन मंडलियों के साथ, भजन मंडलियों के साथ वो इस अपना चुनाव प्रचार, अघोषित चुनाव प्रचार कर रहे थे, और काफ़ी उनको इस दिशा में समर्थन भी मिल रहा था। उनको टिकट नहीं मिली तो वो भी चुनाव मैदान में आ गए हैं। शंकर अग्रवाल जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गोपिका गुप्ता कोलता जाति से ताल्लुक़ रखती है। कोलता जाति के बारे में कहा जाता है कि उनके 40 से 50 हज़ार वोट रायगढ़ विधानसभा में है, और ये पिछले 3 चुनावों से ये लोग रायगढ़ विधानसभा से भाजपा की टिकट मांग रहे थे। अब भाजपा की टिकट मांग रहे थे तो इससे भी साफ जाहिर है कि भाजपा के कट्टर वोटर लोग हैं, तभी भाजपा से मांग रहे थे, कांग्रेस से तो नहीं मांगे। पर इस बार कोलता जाति ने कांग्रेस से भी एक बार टिकट मांगी थी। अग्रवाल समाज को टिकट नहीं मिली है रायगढ़ में विधानसभा में, जबकि अधिकतर विधायक अग्रवाल ही रहते आए हैं, और कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनके उम्मीदवार भी अग्रवाल समाज से ज़्यादातर रहे हैं। तो अग्रवाल समाज के अंदर भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख तो ज़रूर है। उसी प्रकार की पीड़ा कोलता समाज में भी है। इसलिए ये चुनाव चतुष्कोणीय होने जा रहा है। अगर बाइपोलर चुनाव होगा तब तो वोट कांग्रेस और भाजपा के बीच में बढ़ जाएंगे,
परंतु ये दोनों जो कैंडिडेट हैं, गोपिका गुप्ता और शंकर लाल अग्रवाल, दोनों ही दमदार कैंडिडेट हैं जो अपनी एक भूमिका इस चुनाव में निभाने जा रहे हैं और वो भूमिका काफ़ी प्रभावशाली होगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, गोपाल पापड़िया, वो भी अग्रवाल समुदाय से आते हैं। तो जोगी जनता पार्टी ने मधु किन्नर, जो रायगढ़ के पूर्व में मेयर रह चुके हैं, उनको अपना उम्मीदवार बताया है। इसलिए चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। हम ये कहें कि इनको बहुत कम वोट मिलेंगे तो ये अनुमान लगाना या क्या कयास लगाना अभी काफ़ी जल्दीबाजी होगी। दोनों स्थिति में कि गोपिका गुप्ता कितना वोट ले जाएंगी, शंकर लाल कितना वोट ले जाएंगे, या अन्य जो उम्मीदवार हैं वो कितना वोट ले जाएंगे, तो आपको ये बता दूं कि 2018 में जहां 18 उम्मीदवार थे सब, इस बार 2019 में 18 है, 19 है, 2023 में 19 है। अब अपन बात करते हैं पिछले चुनावों की कि क्या रहा, कैसे निर्दलीय और अन्य प्रत्याशियों को वोट मिले। तो हम सबसे पहले आते हैं 2008 के चुनाव में। तो 2008 के चुनाव में कुल मतदान 1,47,457 हुआ था और निर्दलीय, जिसमें निर्दलीय और अन्य प्रत्याशियों को मात्र 16,290 वोट मिले थे। ये मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच हुआ था, तो बाइपोलर इलेक्शन हुआ था, तो निर्दलीय और अन्य उम्मीदवार कोई खास वोटों में हिस्सेदारी नहीं कर पाए। इसी प्रकार जब हम आते हैं 2013 के चुनाव में, ये चुनाव भी कांग्रेस और भाजपा के बीच में बाइपोलर चुनाव हुआ था। इस चुनाव में 1,72,251 मतदाताओं ने मतदान किया था और निर्दलीय और अन्य प्रत्याशियों को 13,753 वोट मिले थे। अब सब चर्चा करते हैं अपन 2018 के चुनाव पे, जिसमें निर्दलीय के रूप में भाजपा से बगावत करके विजय अग्रवाल ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया था। अब देखिए, बाइपोलर चुनाव के इलेक्शन में जब हो रहा है तो निर्दलीय और अन्य पार्टियां का वोट सिमट जा रहा है, परंतु त्रिकोणीय चुनाव जब हो रहा है तो वोटों की परिस्थिति क्या होती, आप ये देखिए। 2018 के चुनाव में 1,91,533 मतदाताओं ने अपना वोट डाला था और इस चुनाव में भी 18 उम्मीदवार थे। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि निर्दलीय एवं अन्य प्रत्याशियों ने इसमें से 67,989 वोट ले गए थे। मतलब प्रकाश नायक जो जीते थे उनसे सिर्फ महज इनका वोट 1,500 वोट लगभग कम था। तो ये त्रिकोणीय चुनाव होने की स्थिति में है। मतलब त्रिकोणीय चुनाव होता है तो वोटों का बंटवारा सब तरफ होता है, अगर प्रत्याशी दमदार है तो। अब 2023 की बात करें तो इनमें 2 निर्दलीय प्रत्याशी और आम आदमी का पार्टी का भी उम्मीदवार कुछ दमखम रखता है। अब ये देखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात रही होगी कि वोटर किसके कहाँ कम होंगे, किसके किधर जुड़ेंगे। ये जो गोपिका गुप्ता है, गुप्ता समाज से आती है, शंकर लाल अग्रवाल मारवाड़ी समाज से, अग्रवाल समाज से आते हैं, गोपिका गुप्ता वो गोपाल बापोड़िया अग्रवाल समाज से आते हैं। सबसे पहले गोपिका गुप्ता भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, शंकर लाल अग्रवाल कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, इसका कुछ आकलन। गोपिका गुप्ता रायगढ़ विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और भाजपा की हैं, तो निश्चित है उनको जो वोट मिलेंगे वो भाजपा के ही खाते से जाके मिलेंगे। इसके अलावा वो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो कांग्रेस और भाजपा से भी टिकट वितरण से नाराज जो वोट हैं वो भी उनके खाते में जा सकते हैं। तो वो सिर्फ भाजपा को ज़्यादा प्रभावित करेंगी बनिस्बत कांग्रेस की। तो मुझे अंदाज़ा है कि वो अच्छी खासी संख्या में उनको वोट मिलेंगे। अब शंकर लाल अग्रवाल एक नया चेहरा है, उनका कोई चुनाव लड़ने का कोई पूर्व अनुभव तो है नहीं। अब वो कितना वोट पाएंगे इसके बारे में अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन है, परंतु वो भी सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, वो कांग्रेस और भाजपा को समान रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। अब रहा सवाल आम आदमी पार्टी का। आम आदमी की पार्टी के बारे में आमतौर पर माना जाता है कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, परंतु रायगढ़ की सिनेरियो में मेरे को लगता है कि वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कम, भाजपा को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होगा। निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से इस चुनाव में वोटों का बंटवारा
जो होगा वो कांग्रेस विरोधी वोटों का बंटवारा होगा। कांग्रेस तो अपना वोट लेके बैठे रहेगी, तो अधिकतर तो बंटवारा जो होगा भाजपा ही वोटों का ही बंटवारा होगा, कांग्रेसी वोटों का बंटवारा होगा, तो भाजपा को इसमें इस बार नुकसान हो सकता है वोटों का। ये जो इसकी 17 घोषणाएं हुई हैं कांग्रेस की, सिलेंडर में 500 और KG टू PG फ्री शिक्षा और जो घोषणाएं हो रही हैं, उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है? देखिए सर, घोषणाओं का फायदा की बात जहाँ तक है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इन घोषणाओं को जनता तक कितना पहुँचा पाते हैं, उसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि जनता को कितना फ़ायदा मिला। इसी तरह आज भाजपा ने भी घोषणा की है, तो भाजपा उन घोषणाओं को कितना पहुँचा पाती है जनता तक। और सवाल ये है कि दोनों के ही दलों की घोषणाओं पे जनता किस दल पे ज़्यादा विश्वास करती है, तो उसकी घोषणाएं तब प्रभावी होंगी। थैंक यू भैया, आपको साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह का ये चुनावी समीकरण रायगढ़ में पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है, मुकाबला चतुष्कोणीय होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ये रोमांचक मुकाबले का परिणाम क्या होगा, इसको देखना पड़ेगा। और संभवतः सभी लोगों का, जो यहाँ के वोटर्स से लेकर के तमाम समीक्षक लोग हैं, सभी की आंखें मेरे समझ से मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ की निगाहें रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई हैं। विनय, मेरे को एक बात यहाँ पे और कहनी थी जो छूट गई थी। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, आगे आगे देखते जाइए। चुनावी समीकरण मतदान की तिथि आते तक कितने बदलते हैं, उस पर हमको निगाह रखनी होगी। अभी जो आकलन है वो आज की तारीख में एक प्रारंभिक आकलन है। ये आकलन आगे जाके बदल भी सकता है या रूढ़ भी हो सकता है। चुनाव के बारे में और क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि इनका मतलब ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इनका प्रिडिक्शन आसानी से नहीं किया जा सकता है। और इसी बात को ये बता रहे हैं अभी कि अभी तो शुरुआती दौर है, आगे आगे क्या होता है। चुनाव का, खास करके विधानसभा चुनाव का ये होता है कि 1-2 दिन में भी फिजाएं बदल जाती हैं। तो देखना होगा कि आगे चल के इसका किस तरह का परिणाम सामने आता है। कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय या आम आदमी पार्टी भी है रेस में, तो रेस में अभी बनी हुई है। देखना होगा परिणाम क्या कहता है। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।